हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ हम चला रहे हैं। जो मैगज़ीन है परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 2020, ये जनवरी से लेके आपका मई तक ये पूरा कवर किया है। ये बुक दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में पूरा बताया, इसका रिव्यू किया हुआ है। ठीक है। और स्पेशली हिंदी बिल्ट वालों के लिए जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, ठीक है, उसके लिए दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए हमेशा परेशानी होती है। तो उसके हिंदी में स्पेशली अगर बात की जाए, मैगज़ीन की बात की जाए, और करंट अफेयर के लिए बहुत अच्छे तरीके से फैक्चुअल और कंसेप्चुअल वे में अगर कोई करंट अफेयर की बुक समझ लीजिए अगर लिखी गई है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये परीक्षा मंथन की बुक है। तो उसी का हम सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। इसका पहला सेगमेंट जो था नेशनल इश्यूज़, राष्ट्रीय मुद्दे, वो कंप्लीट हो गया है। अभी जल्दी हमने शुरू किया है इंटरनेशनल इश्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जिसमें कुछ टॉपिक हमने कवर किया था पिछले वीडियोस में। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसको हम कवर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिए कि वो आने वाली जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी, जैसे मैं पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस हो, ठीक है, जो जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, या परीक्षा मंथन के जो हम करंट अफेयर्स सीरीज चला रहे हैं, इसका जो है जैसे मैं अपलोड करूँ आपको समय समय पे आपको आपको मैसेज चला जाए और आप उसको तुरंत देख सकें। तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक है आज का अरब कंट्री, जो अरबी कंट्री है, उन्होंने पहला पूरे विश्व का प्रथम परमाणु संयंत्र बनाया है। मतलब अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन्होंने बनाया है। ये कहाँ बनाया है? ये संयुक्त अरब अमीराट्स ने बनाया है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, ये 2020 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। क्वेश्चन आ सकता है, पूछिए कहाँ बनाया गया है दोस्तों विश्व का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, अरब में। तो ये जो है अबू धाबी में, ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। इसके अंदर ख़ास बात क्या है दोस्तों? इसके अंदर ख़ास बात यह है कि ये जो है इसका जो नाम दिया गया है अबू धाबी स्थापित 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, जिसका निर्माण कोरियाई विद्युत ऊर्जा निगम द्वारा किया जा रहा है। कुछ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस ये है कि कहाँ बनाया गया और क्या है ये, ठीक है, बस ये पूछ सकता है। इसके अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो ब्राज़ील रिलेशनशिप, भारत भारत ब्राज़ील संबंध। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले डब्ल्यूटीओ में शिकायत किया था, कंप्लेन किया था ब्राज़ील ने भारत के अगेंस्ट में, जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है उसके लिए। तो भारत के कुछ किसान जो थे, समूह पूरा जो ग्रुप गया था हमारे, मतलब होम मिनिस्ट्री में जाके मुलाकात की थी और कहा गया था कि उनको दबाव डाला जाए वो अपना कंप्लेन वापस कर लें, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडो ब्राज़ील रिलेशनशिप में क्या इस समय क्या उतार चढ़ाव, क्या अपडेट चल रहा है। तो इसमें यह है कि लोकतांत्रिक स्वरूप और बहुलता ऐसे मूल्य हैं जो ब्राज़ील और भारत को एक दूसरे से करीब लाते हैं। मतलब इनका तो रिलेशन की बात करें दोस्तों, 5 दशक पुराना इतिहास रहा है, ठीक है। और जो 71वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए थे, जिनका नाम है जेयर बोल्सोनारो, मुख्य अतिथि के रूप में उनको इनवाइट किया गया था भारत में, ठीक है। अहम महत्व क्या है दोस्तों, क्योंकि ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो इसमें ब्राज़ील जो है मेंबर है इसका है। G20 भी मेंबर है, IBSA और इंटरनेशनल सोलर अलायंस आदि में जो है ये शामिल है, ठीक है। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे अमेज़न वर्षा वन होते हैं, अमेज़न वर्षा वन है, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कहे जाते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले अमेज़न वर्षा। क्वेश्चन पूछ सकता है, पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेज़न वर्षा वन ब्राज़ील में, जिसका 40% हिस्सा जो है पूरा फैला हुआ है पूरे ब्राज़ील में। दोस्तों, इसकी बात की जाए, इनका जो कमर्शियल रिलेशनशिप है, तो वह संपूर्ण लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में ब्राज़ील भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों
ये बताइए, भारत ब्राज़ील द्विपक्षीय व्यापार में पिछले 2 दशकों से काफ़ी वृद्धि हुई है। मतलब इसमें बताया गया कि जो है हमारा जो ट्रेड हुआ है ब्राज़ील के साथ, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई, ठीक है। इसके साथ साथ जो ब्राज़ील में आई क्राइसिस जो हुआ था, वहाँ पे आर्थिक मंदी आई थी, इसमें ब्राज़ील के समग्र व्यापार को प्रभावित किया है। इसका प्रतिकूल प्रभाव दोनों देशों के व्यापार पर देखने को मिला था, जब ये वर्ष 2015 और 16 में क्रमशः $7.9 बिलियन और मतलब दोस्तों ये आंकड़े हैं, आंकड़े को आप मेंस मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भारत और ब्राज़ील के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे बताया गया, ब्राज़ील ने लगभग $6 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट जो है भारत में किया था। भारतीय कंपनियों ने ब्राज़ील में सॉरी भारतीय कंपनियों ने ब्राज़ील में लगभग $6 बिलियन का निवेश किया। हालांकि इस दौरान ब्राज़ील ने भारत में किया गया निवेश काफ़ी कम रहा, ठीक है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, कृषि व्यवसाय, खनन, इन सब क्षेत्रों में जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है। जब मुख्यतः भारत के ऑटोमोबाइल, आईटी, खनन, मतलब इम्पोर्टेंट दोस्तों क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में वो रिपब्लिक डे पे आए हुए थे। अब बाहर ब्राज़ील जो है ये साउथ अमेरिका का काफ़ी एक डेवलप्ड इकनॉमी है, ठीक है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो भारत के साथ इसका संबंध कैसा है, इस सिलसिले में जो है ये आप इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट ये भी हो सकता है कि अभी हाल ही में वन डे एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर पूछ सकता है कि हाल ही में रिपब्लिक डे के दिन मतलब कौन से देश के मतलब चीफ गेस्ट को कौन से किस देश से बुलाया गया, तो ब्राज़ील के थे वो। अब दोस्तों देखिए, तेल की कीमतों में गिरावट की बात की जा रही है, फॉल इन ऑयल प्राइसेस। इस पर क्या है, हाल ही में आई एक ब्लूमबर्ग एक वो है दोस्तों मीडिया है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका के तेल बाजार में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है, ये दोस्तों तेल बाज़ार मतलब वहाँ पे है और जिस नाम है, ठीक है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार तेल की कीमतें $40.32 प्रति बैरल तक गिर गई कोविड-19 की वजह से। तो यही सब चीज़ें हैं, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। आगे बात, अब कीमतें तो गिर गई है, लेकिन उसका फ़र्क भारत में भी पड़ना चाहिए ना, उतना बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ा नहीं है। जबकि ऐसा पहली बार हुआ कि 45 ईयर में इतने कम जो है रेट पे जो है ये चला गया है ऑयल, इतना कम बैरल लीटर पर लीटर हो गया है। अब दोस्तों इसमें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है इंडिया कंसर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें देखा जाए दोस्तों ये है कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, ठीक है, मतलब ये इंपोर्ट करता है, तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट कंट्री है, और तेल कीमतों में कमी से इसे लाभ भी मिल सकता है। लेकिन भारत में उत्पादों की कीमतों उनके अपने मानक सूचकांकों से जुड़ी होती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त डॉलर के मुकाबले रुपए के 76.63 तक फिसलने से तेल कीमतों में कमी से होने वाला लाभ के सीमित रहने की भी आशंका है, ठीक है। तो ये प्रभाव है भारत की जो स्ट्रेटजी रही है, ऐसा मौका आया हुआ तो अपना जो है एक प्लानिंग के तहत, स्ट्रेटजी के तहत जो है, क्योंकि इतना कम चला गया है, इतनी गिरावट आ गई, तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। आगे दोस्तों इसमें हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति, इंडियन ओशन की बात की जा रही है दोस्तों। इसमें क्या है, पिछले कुछ वर्षों में भारत की नीति में इस क्षेत्र के संबंध में बदलाव आया है। पहले भारत की नीति में इस क्षेत्र के लिए अलगाव की स्थिति थी, लेकिन अब हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की नीति भारतीय सामुद्रिक हितों से परिचालित हो रही है। मतलब वही कह रहा है जो मतलब इंडियन ओशियन में जो है अब भारत की एक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है, जिसके तहत एक एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसके पहल चलाई गई थी, जिसका नाम है सागर पहल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसे कहते हैं सागर, पूछ सकता है। इस क्षेत्र में दोस्तों स्थिरता और सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ सागरमाला जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, उस पर भी कार्य किया जा रहा है, ठीक है। इसमें एक दोस्तों भारत न सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को मतलब सुधार करेगा, और बल्कि ब्लू इकनॉमिक के लक्ष्य को भी प्राप्त। ब्लू इकनॉमी का लक्ष्य क्या है दोस्तों, ये आप अगर नहीं जानते हैं तो आप जो है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ब्लू इकनॉमी मतलब टोटल जो है एक जो हमारा ओशियन है, ठीक है, जो हमारा टारगेट है, जो हिंद महासागर हो गया या फिर अरेबियन सी हो गया, इसको लेकर बनाया गया है। मतलब एक कहीं ना कहीं ये हमारे जो महासागर का एक लक्ष्य भारत ने रखा है, उसके लिए मैं स्पेशली आपको जो है बता दूंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए।
ब्लू इकोनॉमी पर बल दे रहा था। हिंद महासागर क्षेत्र के महत्व को देखते हुए ही नई सरकार ने अपने शपथ ग्रहण में बिम्स्टेक बीएफ इनिशिएटिव, ठीक है, जो ये कंट्रीज है दोस्तों, इन देशों से को आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव और श्रीलंका को चुना। ये इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के तहत दोस्तों किया जा रहा है कि आपस में रिलेशनशिप जो हमारे स्पेशली नेबर पड़ोसी हैं, जैसे सरकार जब बनी है 2000 पहली बार 2019 में जब सरकार पूर्ण बहुमत से जब भारतीय जनता पार्टी आई, तो उन्होंने जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव और श्रीलंका को चुना था। अब दोस्तों क्या है, कुछ वर्षों में भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर किए गए प्रयास इस क्षेत्र में संबंध में भारत की बदलती नीति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब सागर पहल क्या है? सागर पहल दोस्तों 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया एक सिद्धांत है। ठीक है, ये एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत फिलिस्तीन के पक्ष में। अब दोस्तों भारत फिलिस्तीन का जो रिलेशनशिप वो काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर भारत अपने पारंपरिक रुख पर कायम रहा और उसने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया। आगे क्या इसमें दोस्तों ये बताइए कि इजराइल का फ़लस्तीन से गाज़ा पट्टी को लेकर पुराना विवाद है जो कि वर्ष 1948 से जारी है। इस विवाद के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहल की जा रही है। ठीक है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल फ़लस्तीन संघर्ष के समाधान हेतु भारत से बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया था। भारत ने इस मुद्दे पर अपने पारंपरिक रुख को दोहराया, मतलब फ़लस्तीन के फेवर में उन्होंने वोट किया है। ठीक है, 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़लस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था भारत ने, मतलब पहले भी सपोर्ट किया था, आज भी, मतलब ये पारंपरिक कल जो है ट्रेडिशनली जो है सपोर्ट करता चला आ रहा है। वही वर्ष 1974 में वह पहला गैर अरब देश था जिसने फ़लस्तीनी जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, मतलब जितने भी गल्फ जो अरबी कंट्रीज़ थे उसके अलावा जो है वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, उसके अलावा भारत एक ऐसा देश था जो गैर अरब देश था जिन्होंने सपोर्ट किया था और फ़लस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान की थी। दोस्तों ये जो इश्यूज़ है, जैसे जहाँ तक इजराइल के साथ भारत के संबंधों का प्रश्न है, तो इनकी शुरुआत कुछ देर से हुई, क्योंकि इजराइल तो बाद में बना है ना, फ़लस्तीन तो पहले से था। तो वर्ष 1992 में इजराइल से भारत के औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने जो कि हाल में वर्षों से बने हुए हैं, प्रगाढ़ हुए हैं। अब दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। इसमें क्या है कि FATF की बात की गई है। FATF क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें दोस्तों FATF एक्चुअली एक ऐसी संस्था है जो कि टेरर फंडिंग और मतलब गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को अगर कोई देश इस तरीके से कार्य करता है तो उसको बैन कर दिया जाता है कि वो कहीं से भी उसको फंडिंग नहीं मिलती है, किसी भी मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है बड़े बड़े। तो हाल ही में 17 से 22 फरवरी तक पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई जिसमें फैसला लिया कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। दोस्तों बहुत सारे ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। ठीक है, ये सब क्या, अगर वो अपने मतलब जो उसको जैसे ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान, अगर वो आने वाले टाइम में जिसको जो टाइम दिया गया है, जैसे मान लो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अक्टूबर में उसका रिव्यू है, तो उस अगर तब तक ये अगर परफॉर्म नहीं करता है, अगर वो टेरर फंडिंग बंद नहीं करता है तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है, अब ब्लैक लिस्ट होने के बाद उसको फिर फंडिंग नहीं हो पाएगी, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंडिंग नहीं। दोस्तों FATF का ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो आतंकी संगठनों पर नज़र रखती है। यह संस्था टेरर फंडिंग का सामना करने के लिए मानक निर्धारित करती है, नीतियाँ बनाती है और इन नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना भारत की महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय है। मतलब ये जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना भारत की महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय है। पेरिस में हेल्ड हुआ था, यह ऑर्गेनाइज किया गया था। FATF की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध पुख्ता सबूत पेश किए थे और उसे ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग की थी। पाकिस्तान विश्व के देशों को विकास के नाम पर दिए गए कर्ज न केवल आतंकी संगठनों को मुहैया कराता बल्कि स्वयं आतंकवादी, इसलिए उसको जो है अभी फ़िलहाल इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अगर इस तरीके से हरकत उसकी रही तो आने वाले टाइम उसको ब्लैक लिस्ट में भी रखा जाएगा।
अब दोस्तों इसमें क्या है आगे, इसमें आगे ये है कि इस बैठक में क्या हुआ था, ग्रे लिस्ट से बाहर किए जाने की मांग किया था उसने, ठीक है, जिसे खारिज कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हमेशा पाकिस्तान की कार्रवाई से बचाने वाले चीन और सऊदी अरब ने भी इस बार ग्रे लिस्ट से बाहर किए जाने की पाकिस्तान की मांग का मतलब उन्होंने इस बार भी मतलब उन्होंने इस बार पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, सऊदी अरब और चीन जो हमेशा सपोर्ट करते रहे। अब दोस्तों आतंकी फंडिंग की हकीकत पता लगाने के लिए उद्देश्य से 2000 मतलब ये 2018 में एफएटीएफ की एशिया पैसिफिक ग्रुप भी है इसका, ठीक, जिसमें 9 सदस्यीय टीम पाकिस्तान गई थी। टीम ने अपनी जांच में पाया था कि ये जो है टेरर फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने जो प्रयास किया गया वो कानूनी ढांचा बनाया गया वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। फरवरी 2020 में संपन्न एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान सुधार मतलब इसको टाइम दिया गया सुधारने के लिए अक्टूबर 2020 तक का। अगर ये नहीं होता तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में क्या डिफरेंस है। ग्रे लिस्ट मतलब ये होता है कि जिस देश पर यह संदेह होता है कि वो ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है जिससे कि आतंकवादी संगठन को फंडिंग ना हो, उससे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। यदि ये साबित हो जाए कि उस देश में आतंकी संगठन को फंडिंग हो रही है तो रोकथाम की कार्रवाई इसे करनी चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है ये हमारा है पड़ोसी पहले की नीति, नेबर फर्स्ट पॉलिसीज़। ये टॉपिक दोस्तों हम अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए। और अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली हिंदी के लिए जो है काफ़ी अच्छी सीरीज चलाई जा रही है। आप अगर नहीं देखें तो पिछले वीडियोज़ को आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप जाके चैनल पे आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट परीक्षा मंथन की जाके वहाँ से आप पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। पिछले वीडियोस नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़ मतलब और साथ साथ पॉलिटी का भी लेक्चर सीरीज सब वहाँ पे बना हुआ है, पड़ा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियोज़ की तो आप जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।